अस्सलामुअलैकुम। यौम तकबीर की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ जवाद कमर और मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, हम नारे तकबीर से बातिल को हिला देने वाले, अल्लाहु अकबर से कुफर को मिटा देने वाले। तुम क्या हमसे लड़ोगे ए बुज़दिल दुश्मन, हम जज्बे शहादत पर जान गंवा देने वाले। 28 मई 1998 अल्लाहु अकबर की सदा चागी के पहाड़ों में गूंजती ताकत खुददारी की अलामत बन गई। 28 मई को पाकिस्तान ने दुनिया के पहले एटमी मुस्लिम मुल्क होने का एजाज़ हासिल किया। अल्लाह के करम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हिम्मत और जुर्रत, सियासी क़यादत की बसीरत ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसने पाकिस्तान को अब तक दुनिया की नज़रों में इतना बड़ा कर दिया कि दुश्मन पाकिस्तान पर मैली नज़र डालने से पहले 100 बार सोचता है। और जवाद, रवा माह इसकी ताज़ा मिसाल दुनिया को देखने को मिली है। जब भारत ने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ शुरू की तो हमने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो सीधा दुम दबाता हुआ अमेरिका के पास भागा। दुनिया परेशान हो गई कि दो एटमी ताकतें आमने सामने आ गई तो क्या होगा। बस फिर अल्लाह ने मुस्लिम एटमी ताकत यानी पाकिस्तान को ऐसा सुरखरू किया कि सब ने देखा। आज उसी ताकत को याद करने का दिन है। इसी हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, फिर ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाहु अकबर, यौम तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। 28 मई 1998 वो मुबारक दिन कि जब खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम हुआ, पायदार अमन कायम हुआ। यानी भारत जैसी दहशतगर्द रियासत की दस्तराजियों से जनूबी एशिया हमेशा के लिए महफूज हो गया। मुबारक दिन जब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और उम्मत मुस्लिमा की पहली एटमी कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान के मायनाज एटमी साइंसदानों ने चाकी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके किए। जुमेरात का रोज था और दोपहर 3:40 हुए थे कि जब चाकी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद हुई। ये धमाके भारत के एटमी धमाकों के जवाब में थे जो 11 और 13 मई 1998 को किए गए थे। अमेरिका, बरतानिया और जापान समेत दुनिया का पाकिस्तान पर भरपूर दबाव था कि एटमी धमाके न किए जाएं। मगर वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवामी उमंगों पर पूरा उतरते हुए ये तारीख साज फैसला किया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का ख्वाब साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। कहा था कि अगर भारत ने एटम बम बनाया तो चाहे हमें घास खाना पड़े, हम एटम बम जरूर बनाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी और दीगर कौमी साइंसदानों की मैयत में यह अजीम कारनामा अंजाम दिया गया। डॉक्टर खान हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की अस्नात हासिल करने के बाद 31 मई 1976 को पाकिस्तान लौटे थे और भुट्टो की तहरीक पर एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में शमूलियत इख्तियार की जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया था। आज यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम अल्लाह के शुक्रगुजार है। मुल्क में आम तातील है। 28 मई की मुनासबत से अहम सरकारी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। स्पेशल ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। उनको वेलकम। कौम के अंदर और ज़्यादा निकल कर सामने आया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं, फिर मजीद आपसे बात को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक मारूफ, ऑनेस्टली इट इज़ अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। मुझे अभी भी याद है 28 मई 1998 आई वाज द कर्नल स्टाफ जेलम में था और जिस वक्त ये एटमी धमाके किए गए 3:15 और आई थिंक 13 और 14 सेकेंड्स आई स्टिल रिमेंबर द होल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पूरी फ़ौज के अंदर इतनी जोश जवलवला था। इतने मैंने कंटोनमेंट पे नारे सुने कि इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग, इट वाज हार्ट टचिंग। इतना ज़्यादा वो उस वक्त जोश था पाकिस्तानी कौम में। और आज आप ये देखें, आज ये मई का महीना हमारा दुश्मन इंडिया हमेशा याद रखेगा। एक 28 मई और एक 10 मई दोनों दिन वो याद रखेगा कि किस तरीके से हमने इंडिया को बताया कि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है विद प्रोफेशनल बैटल हार्डन्ड आर्मी है। और ये हमने करके दिखाया। सिर्फ 8 से 10 घंटे में जो इतना बड़ा दुश्मन अपने को कहता था कि बहुत मिलिट्री पावर हूँ, वो घुटने टेक के अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया कि हमें पाकिस्तान से माफ़ी दिलवा दे। तो ये सब वजह ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क और न्यूक्लियर मुल्क है और 7th न्यूक्लियर पावर है। कोई दुनिया में पाकिस्तान की तरफ मैली से नहीं दे सकते। दे नो वी आर न्यूक्लियर बट वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। मिनिमम डेटरेंस है लेकिन हम अपना हक रखते हैं। वी नेवर गो फॉर फर्स्ट स्ट्राइक, लेकिन हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में मॉडर्न तरीन है। इंडिया का एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर है। फतेह 1 और 2 सिर्फ हमने भी फायर किया है
बाकी 10 मिसाइल और हैं जो हमारे पास फ़र्क रेंज के हैं। ये 100 किलोमीटर से लेके 4500 किलोमीटर तक। तो दैट इज़ व्हाट आई से। और इसमें आई एम श्योर कि हमारी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप जो उस वक्त भी थी, प्लस मिलिट्री लीडरशिप और हमारे साइंसदान, वी मस्ट रिमेंबर टेक्नीशियंस, जिनकी ये उन्होंने मिन्नत है। पाकिस्तान आज एक नाकाबिल तस्कीर किला बन चुका है। इसके लिए आई थिंक पूरी कौम को शुक्र का अदा करना चाहिए और आइंदा के लिए भी जिस तरह आज पूरी कौम इकट्ठी है, यूनाइटेड है, वी फॉट एज अ नेशन विद इंडियन। और लड़ाई हमेशा प्लीज़ रिमेंबर फौज नहीं करती है, पूरी कौम लड़ती है और ये हमने करके दिखा दिया। इसलिए रिमेन यूनाइटेड एंड विद द रिन्यूड प्लेज कि पाकिस्तान की सलामती बका के ऊपर हम कभी आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आरिफ नवाज साहब आपने कि लड़ाई सिर्फ फौज नहीं पूरी कौम लड़ती है और हम नाकाबिल तस्खीर हैं। शाम साहब, अगर हम नाकाबिल तस्खीर ना होते तो क्या आज़ाद होते? और दिनों को याद कर रहे हैं, दिनों को भूलना नहीं चाहिए। 27 बरस कबल बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए। हारिस नवाज साहब ने बताया कि वो उस वक्त जेलम में थे, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा। आप भी थोड़ा सा बताइए, 27 बरस कबल जब ये खबर आप तक पहुँची तो क्या जज्बात? और आप कहाँ थे उस वक्त? बड़ा अच्छा सवाल है दोनों का। मैं चागी में था उस वक्त। अच्छा, जबरदस्त। जब ये सब कुछ हुआ तो मैं इस्लामाबाद में प्रेस पार्टी के साथ, मैं डॉन अखबार में था, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो ये सारा तमाशा जो हिंदुस्तान ने लगाया था 11 तारीख को, अपना 11 और 13 तारीख को, ये अपने उसने पहले 3 धमाके किए, फिर 5 किए पोखरान में, और फिर उसके बाद 28 मार्च को हमने 6 धमाके किए। तो मारूख व शाहरुख देखें आप, इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, वो मेरा ख्याल है वो ये है कि जब आप ज़ाती तौर पे ख़ुद चीज़ों को देखते हैं और उसको रिलेट करते हैं आज के दिन के साथ, तो मुझे तो ज़ाती तौर पे लग रहा है कि 28 साल तक तो हमने जिस तरीके से वक्त गुजारा, हर साल हम योम तकबीर मनाते हैं, लेकिन आज जितनी ज़्यादा रेलेवेंस इसकी नज़र आती है ना, जिस तरह आरिफ साहब भी कह रहे हैं कि आपने देखने जो कमाल हमने किया 10 तारीख को, कि ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो हमने जिस तरीके से इसको बरकरार किया, और डेटरेंस वाकई आज दुनिया को पता चला है कि ये डेटरेंस क्या होता है। देखना अभी तो आप क्यों कह रहे हैं अपना, जिन्होंने बहुत बड़ा इस हवाले से काम करके दिखाया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि ये मिलियन ऑफ पीपल जो है ना, दे वुड हैव बीन डाइड अगर ये मैं इस जंग को बंद ना कराता। तो देखें, ये जेडी वांस के ज़रिए मोदी ने जिस तरीके से मिन्नत समाजत करके जंग बंद करवाई, उसके बाद उसने क्रेडिट लिया और पहले तो ना की कि नहीं कुछ भी नहीं रोल उनका, हमने अपने तौर पे किया है, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर दिया। देखिए, अब 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है समझने वाली, वो ये है कि इस वक्त दुनिया को चाहिए क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, अब दुनिया ने एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो हमें हम पे इम्पोज़ किया हुआ है ना। अब देखें, हमें कहते हैं जी कि आप तो चाइना की एक बंद बास्केट में चले गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स से ऐसा बनते जा रहे हैं। भैया आप देखें, जब आप रिवायती हथियारों से आप हमें डिनाई करेंगे, हम पैसे लेके भी मारूफ जाएँ वहाँ पे वाशिंगटन में और पेरिस में और मॉस्को में, हमें असला नहीं मिलता, हिंदुस्तान को मिलता है। अब दुनिया को ये देखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सारा का सारा हिंदुस्तान असला इकट्ठा कर रहा है, वो चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि ये देखें, क्या आपका ख्याल है ये तोपे और टैंक जो ले रहे हैं, ये हिमालय क्रॉस करेंगे? वहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते चाइना से लड़ने के लिए। वहाँ तो स्ट्रेटेजी कुछ हो, वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस वक्त कायम हो चुका है ना जवाब, इसको मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को रवायती हथियारों के एक्सेस से दूर ना रखा जाए, डिनाई ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये आज का दिन तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि ये आज के दिन के लिए हमने देखा कि 10 तारीख जो है ना, हमने देखी कि आज का दिन ना होता 28 मई, तो शायद अल्लाह ना करे कि वो जो उन्होंने धमकी दी थी हिंदुस्तान ने कि जी अब पाकिस्तान सीधा हो जाए, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार आ गए, तो हमने जवाब दिया। आपने देखा $5 बिलियन क्लिंटन ने ऑफ़र किया नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, ये कौम और मुल्क और सवाल है अपनी हमारी जिसको कहते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी का, पाकिस्तान की सालमियत का, तो हमने इस सूरत में इसको कायम रखना है। तो मेरा ख्याल है अब ये दुनिया को पता चल गया है, दुनिया बड़े वाज़ेह तौर पे देख रही है जिस तरीके से उन्होंने इक्वेट कर दिया है। हिंदुस्तान को तकलीफ यही है कि हाइफिनेट क्यों कर दिया है, हमें हिंदुस्तान के साथ क्यों रख दिया, हम तो बड़े पावरफुल थे, हमारी तो बड़ी ताकत थी। इस सारा को सारा हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया और बड़ा छोटे लेवल पे जाके मोदी ऑपरेट कर रहा है। वो कहते हैं ना अनबिकमिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं इज एन अपॉलॉजी टू द प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह का वो मैसेज दे रहे हैं, तो दुनिया तो मेरा ख्याल है अब उनको समझ आ गई है। अब हमारे लिए यही है बेहतरीन कि हमने जिस तरीके से सफारती माज में हमने देखा, टेक्नोलॉजी के महाज में देखा, हमने साइबर के महाज में देखा, हमने एयर सिक्योरिटी दिखाई हमने, तो इसको हम बरकरार रखें और दुनिया भी देखें ना। सारी जगहों पे जा रहे हैं मारूफ की इनके डेलीगेशन, और इत्तलात नहीं कि सवाल यही पूछा जा रहा है कि
कि भाई आप बताएं ना, आपसे सारी दुनिया मांग रही है कि जी बताएं एविडेंस पहलगाम के, तो आपने कोई एविडेंस नहीं दी, आपने तो कोई बंदा ही नहीं पेश किया। वो जो 4 बंदे मार के चले गए, 400 किलोमीटर का फासला अगर समझते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान LOC क्रॉस करके आए थे, वो ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, जवाब नहीं रहे। दूसरा आखिरी बात यह मारूफ, वो दुनिया उनसे सवाल कर रही है, जो तलात आ रही हैं कि भाई 2 मुल्कों का झगड़ा हो और जो दे आर अनएबल टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, तो फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होती है। तो फिर वो कहते हैं आप बैठते भी नहीं हैं, आप शिमला का बहाना बना के कहते हैं पाकिस्तान के साथ बैठना भी नहीं, इसलिए कि आपका कश्मीर पे, पानी पे और बहुत चीज़ों पे मौक़िफ़ बड़ा कमज़ोर है। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ ये सेंस प्रिवेल की है दुनिया में, और माज़रत के साथ ये जो मुनाफ़क़त की जाती थी आज नहीं की जा रही। कल का कुछ नहीं पता, अब ये दबाव हिंदुस्तान पर बढ़ता रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये जो खिता कहते हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये तभी जो है ना यहाँ से लोगों की नज़रें हटेंगी कि जब ये दोनों टेबल पर बैठेंगे। अब दुनिया को फोर्स करना चाहिए कि मोदी बैठे और अपने जो लड़ाई झगड़े जो हमारे मसाइल ना मिलकर हल किए जाए। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने भी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आज बड़ा दिन है, आज से 27 वर्ष कबल पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो गया था। एक बात तो वाजे कर दी थी पाकिस्तान ने कि जो भारत खित्ते में चौधरी बनने के ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिए गए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करके ना सिर्फ बैलेंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, न्यूक्लियर बैलेंस पैरिटी हासिल कर ली, न्यूक्लियर पैरिटी भारत के साथ, बल्कि पाकिस्तान इमर्ज्ड ऑन द ग्लोबल मैप ऑफ पावर एंड डेटरेंस। यानी कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये सिर्फ किसी इलाके या किसी खित्ते के लिए नहीं, ये ग्लोबली एक चीज है। यानी पूरी दुनिया के अंदर आप गिन लेना कितनी ताकतें हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स बहुत महदूद है, और पाकिस्तान के बाद सिर्फ नॉर्थ कोरिया आया, वो भी छोटे लेवल पे। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अजीम दिन है। इट चेंज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इट मेड पाकिस्तान इनविंसिबल। यानी कि पाकिस्तान का दिफा, डेटरेंस इस लेवल पे आ गई कि ना सिर्फ भारत बल्कि कोई भी और मुल्क पाकिस्तान को हमला करके या पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान की नेशन को तबाह या बर्बाद या खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास भरपूर काबिलियत है जवाब देने की, और आपने इसका मुजाहरा अभी भी देखा। ये जो 6 मई से 10 मई को 2025 में लड़ाई हुई, भारत के साथ जंग हुई, जो पाकिस्तान ने रवायती जीती, उससे आगे भारत की हिम्मत नहीं हुई आने की। अगरचे वो लड़ाई भी भारत हार गया था, क्योंकि और दुनिया ने भी इंटरवीन किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये एस्केलेशन की तरफ जा रही थी, अब अगर लड़ाई बढ़ती जाती तो कहीं न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाती। तो ये न्यूक्लियर डेटरेंस थी जो आपने 28 मई 1998 को हासिल की, जिसके पीछे कार्रवाई आपकी बहुत पुरानी थी। और इसमें हमारी SPD स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो हमारे सारे न्यूक्लियर को कंट्रोल करता है, चलाता है, और इसके अलावा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस सारी, और हमारी कौम, हमारा मीडिया, एंटायर पाकिस्तान इज टू बी सल्यूटेड, क्योंकि ये सबकी एक कंट्रीब्यूशन थी और सक्सेस थी। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन ये हुआ तो ना सिर्फ पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ गई, एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में ऑल फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड रिस्पेक्टेड पाकिस्तान, कि अब पाकिस्तान जो है इसको ना सिर्फ भारत और ना ही कोई और मुल्क उसके ऊपर गलबा हासिल कर सकता है। सही, ठीक है, साथ ही रहिएगा। अब हारिस साहब, 65 की 71 की जंगें हमने सुनी थी, हमें सुनकर यकीन नहीं आता था वाकई में। अगर मैं अपनी बात करूं कि यार ऐसा हो सकता है, क्या जज्बा इस हद तक हो सकता है कि ख़वातीन घरों से खाने बना के ला रही हैं, अपने दुपट्टों से फ़ौजियों की गाड़ियां साफ़ कर रही हैं, लेकिन 2025 की जंग हमने देखी है, हमने अपने मोबाइल डिवाइसेज़ में, मुख्तलिफ डिवाइसेज़ में कैद की है कि हम आने वाली नस्लों को दिखा सकें। और अब हम वो नस्ल बन चुके हैं जो फ़ख्र से अपनी नस्ल के आगे सर उठा के कहेंगे कि हाँ, हमने जंगें देखी थी, और पिछली जितने भी जंगें हैं उसमें जितनी भी कहानियां बताई जाती हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हकीकत पर मबनी थी। क्या समझते हैं आज जो जज्बा हमने देखा है वो कितना रिलेट करता है उस जज्बे को? एक्चुअली मैं 65 में जस्ट 3rd, 4th, 5th क्लास में था, आई रिमेंबर। लेकिन डिस्टिंक्टली वो जो जज्बा उस वक़्त था, बिलीव मी, वो मैंने आज अपनी कौम में देखा इंडिया के ख़िलाफ़ 10 मई को। और मुझे इतनी खुशी हुई कि इस कौम को वाकई कोई नहीं तकलीफ कर सकता। यहाँ तक कि जब हमारा फतेहाना 2 फायर हो रहा था, नौजवान मिसाइल्स के पीछे बैठ के अपने ट्रुप्स को तालियां बजा के इनकरेज कर रहे थे। इमेजिन करें, ये वो कौम है। और 65 में मुझे इसलिए याद है कि जब पता चला कि लाहौर में रावी दरिया के ऊपर दुश्मन ने छाता बदार फ़ौज उतार दी है, तो नौजवान लाहौर के डंडे और लालटेनें लेके भाग पड़े उनको मारने के लिए। अब ये देखें, ये कौम है जो लड़ाई करती है और जिसका जज्बा ये होता है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि हमेशा इकट्ठे
जब तक आप इकट्ठे हैं दुश्मन कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकंड ये है कि आज के दिन आप ये देख लें कि इंडिया की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ये हमला कर सके। दे नो आर मिलिट्री पावर, दे नो हमारी ये स्ट्रेटजिक पावर, और इसके साथ इंडिया एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क है। इनका कमांड एंड कंट्रोल इतना कमज़ोर है कि अक्सर आपने देखा होगा इनका एनरिच्ड यूरेनियम जो है बाज़ार में बिक रहा होता है। आप ये हैरान देखें कितनी डेंजरस बात है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बहुत बारहा उनको वार्न भी किया। इसी तरह सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो बिक रहे होते हैं। आज तक पाकिस्तान में कभी एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी पाकिस्तान में कमांड एंड कंट्रोल या कैसी लीकेज हुई हो, और दुनिया पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल को रिकग्नाइज़ करती है। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई। अभी भी आप ये देखें कि इंडिया ने पहले लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, फिर हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, फिर ड्रोन्स मारे, जब ब्रह्मोस मिसाइल रात को मारे तो फिर DGISP ने कहा नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और फिर जो हमने करके दिखाया, आई थिंक इंडिया को पता चल गया और पूरे आलम इस्लाम को, दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान हैज़ एमर्ज्ड रियली। हमारा स्टेचर दुनिया में आसमान की बुलंदियों में चला गया और इंडिया समुंदर की गहराइयों में दफन हो गया। दिस इज़ द डिफरेंट। इसलिए वो बार बार कहते हैं अभी संदूर ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान, अब आप रोटी खाएंगे या गोली खाएंगे। ये हारा हुआ जो इंसान होता है अपने कौम को क्या बताएगा। दैट्स व्हाई वी से आज अहद रखें कि वी रिमेन यूनाइटेड एंड विल ऑल साइंटिस्ट वी मस्ट अप्रिशिएट ऑल द टाइम आवर साइंटिस्ट एज वेल। बिल्कुल। अच्छा एहसान साहब, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया कि आप उस वक्त चागी में थे, रिपोर्ट कर रहे थे जब ये तमाम तर मामला हुआ। भारत पहले कर चुका था 13 मई 11 और 13 मई से शुरू करने के बाद में पाकिस्तान ने 28 मई को किए। जो उस वक्त बहुत सारे इदारे हैं, जैसे बोल्टन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नामी एक इदारा था जिसने फ़ौरन बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। उसने बताया था कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं भारत से। देखिए जवाब, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई मस्ट कंसीड कि जब ये भारत ने धमाके कर दिए थे और आपने देखा इसमें बड़ा वक्त था कि 11 तारीख को किया, 11 मई को उन्होंने 3 किए और फिर 13 तारीख को 2 किए, टोटल 5 धमाके। हम 28 को हमने किए 5 धमाके, और 11, 13 और 28 में खासा फ़र्क था। ये जितने दिन गुजरे आप देखते हैं कि सफारती सतह हो, सियासी सतह हो, हर लेवल पे सिविल सोसाइटी में तो एक पैनिक था, एक परेशानी का आलम था कि ये क्या। ऊपर से फिर बार बार हिंदुस्तानी जो है ना उनके लीडर धमकियाँ दे रहे थे और जिसको कहते हैं भाई सीधे हो जाओ हम आ रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया था। देखो वैसे तो आपने देखा 74 में हिंदुस्तान तजर्बा कर चुका था ये, और पहला धमाका एटमी किया उन्होंने, बाकायदा तौर पे उन्होंने फिर पोखरान में किया था 11 और 13 मई को। तो उस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। एक अपलिफ्टिंग मूड जो होना चाहिए था वो नहीं था कौम का। फिर मैंने देखा वहाँ जाके जागी में देखा, अपने लीडरों को देखा, फिर अपने साइंसदानों को वहाँ पर देखा, जिस तरीके से मार का सरंजाम दिया गया। फिर हम जब इस्लामाबाद वापस आते हैं और पूरे मुल्क को देखते हैं तो बिल्कुल नक्शे दुनिया का बदला हुआ था। हमारा क्या बदला हुआ था जवाद के पूरी दुनिया में जो है ना एक मैसेज चला गया था कि भाई ये जो हिंदुस्तान ने तड़ी लगाई थी और ये कहा था कि जी अब कोई मसला ही नहीं है, सब कॉन्टिनेंट पे उनकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान क्या बेचता है। तो उस वक्त ही दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया था कि भाई नथिंग डूइंग। पाकिस्तान को जो कायद आज़म ने कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, तो वाकई बात सही होगी थी। अभी जो एक बात में मैं तबसरा करूँगा जो हारिस साहब बात कर रहे हैं, देखिए जवाब कहते हैं कि तारीफ़ वो है जो दुश्मन भी करे। ये मानिक शाह जो फील्ड मार्शल बना दिए गए थे 71 के वॉर के बाद, उनका एक इंटरव्यू है मानिक शाह उनके साथ, करण थापर के साथ। ये 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो आप यूट्यूब पे उठा के देखें तो वो करण थापर उनसे सवाल पूछते हैं कि जी आप क्या समझते हैं कि 71 की वॉर पाकिस्तान इसलिए जीता कि पाकिस्तान की फ़ौज नाअहल थी। उन्होंने कहा नो। उसने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज जितनी जिगर के साथ, जितने धड़ल्ले के साथ लड़ी आप सोच नहीं सकते। कहने लगा इसको तो मैं जंग समझते नहीं हूँ भाई, वो पाकिस्तान तो अपने बेस से 1000 मील दूर बैठा हुआ था। इन सो मनी वर्ड्स वो आप यकीन करें कि उनका लो लहजा अगर आप देखें बड़ा माजत खां लहजा है कि हमने क्या जंग जीती थी, मुक्ति बानी को आगे लगा के हम घुस के हमने सब कुछ कर लिया। और इन सो मनी वर्ड उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से कोई जंग नहीं जीती। आज सारे लोग हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि बताएं 71 तो वो कहते हैं वन ऑफ इशू था, 65 की वार देखें, कारगिल देखें, 48 देखें जब हमने उस पर किस तरह आज़ाद कश्मीर लिया था। तो दुनिया कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। यशवंत सिन्हा फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो क्या कहते हैं कि क्या वजह है कि जब भी अपना हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है वो कभी उड़ी का वाक़या आ जाता है, कभी पहलगाम आता है, अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं तो सब कुछ ड्रामा हो रहा है।
तो देखें, बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदली है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत से हवालों से है, और दुनिया को ये भी अंदाज़ा हो गया कि जी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल क्या होगा। एक तरफ ताइवान है और क्वाड है और अमेरिका बैठा हुआ है, और वो हिंदुस्तान बार बार उनको कह रहा है देखें जी मैं तो क्वाड का मेंबर हूँ, मैं तो स्ट्रेटेजिक अलाई हूँ, मेरी आपने सपोर्ट नहीं की, जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है किसी हमें उस तरह की सपोर्ट ही नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से तो आज मेरा ख्याल है सफारतकारी के मैदान में भी हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देखें जवाब, जितनी जिम्मेदारी का सबूत आपने मैंने हमारी पूरी कम्युनिटी ने दिया। आज देखते हैं हिंदुस्तान का मीडिया ना सिर्फ माफिया मांग रहा है बल्कि सारी दुनिया उन पे थू थू कर रही है। वो कहते हैं कि वो जो 80% 90% उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंबानी और अडानी ने ख़रीदा हुआ है, वो एडिटर बन गए हैं। देखें पहले एक अखबार का इंस्टीट्यूशन होता था मारो, आप देखें 30-40 साल के बाद एक बंदा एडिटर बनता था तो लोगों को पता होता था उसका विजन क्या है, क्या पॉलिसी देनी है, क्या एडिटोरियल पॉलिसी होगी। अब तो जो है कि वहाँ से ऊपर से कह दिया जाता है, एक बंदा जनरल मैनेजर बिठाया वो एडिटर भी है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, इसलिए तो कहते हैं गोदी मीडिया है। और कोई बात भी आप देखने इतने झूठ बोले कि आज सारी दुनिया जो है ना उनको कह रही है कि आपका मीडिया इंतहाई निकम्मा है। तो मेरा ख्याल है हमने तो हर मैदान में जिस तरह कहना चाहिए, और उसकी रेलेवेंस आज बनती है 28 मई को जो डेटरेंस दिखाया हमने, और आज जितनी खुशी मुझे भी है और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को होगी। आज का दिन जो है ना आम हालात में हम देखते कोई ऐसी बात नहीं थी मारूफ, अगर ये वाक़या 10 का ना होता, हमने उनको जो मार लगाई है ये ना लगाई होती ना तो हमें इसका एहसास नहीं होना चाहिए था, ना एहसास होता। तो अब डेटरेंस सही मानों में जो है ना हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस आज जिस तरीके से ठीक हुआ है, बेहतर हुआ है, दुनिया उसको रियलाइज़ कर रही है। अब बार बार दुनिया के लिए पैगाम यही है कि जी इनको हिंदुस्तान को बिठाएं, ये बेहतरीन मौका है। ये फिर कोई शरारत करेगा कि मीडिया पे बैठे जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने किस तरह से झूठ बोला और कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे बैठ के दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा था कि मैं ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन पी रही थी क्योंकि सहाफती नॉर्म्स हैं, कुछ इक़दार हैं, उन उसूलों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। साथ ही मौजूद रहिएगा। नादिर मीर साहब, 10 मई से पहले अगर हम बात करें तो ये दोनों ममालिक के जो मसाइल थे वो बायलैटरल इशूज़ कहलाते थे, लेकिन जब ये सारा मामला खुलकर सामने आया दुनिया ने देखा कि भाई ये 2 एटमी ताकतें ये तो मानने को तैयार नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान, तो वो बायलैटरल से निकल के वो दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए इतना बड़ा मसला बन गया कि उसमें इंटरनेशनल ताकतों को इंटरवीन करना पड़ा और बिल आखिर फिर जाकर कुछ मामला हल हुआ। समझते हैं कि अब आइंदा कभी मुस्तकबिल में ऐसी दोबारा कोई गलती या शरारत कर सकता है? भारत इतनी हिम्मत है उसमें? अब भारत गलती तो कर सकता है क्योंकि वो गलती मिसकैलकुलेशन, डेस्परेशन, रिवेंज और बहुत जुनून, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच गो इनटू वॉर मेकिंग। जिस तरह पीस मेकिंग, अमन के लिए बहुत से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो जंग के लिए भी होती हैं। गलती तो वो कर सकता है लेकिन नतीजा उसका इस दफा से भी बुरा होगा अगर भारत ने अगेन किया। मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो काफी पहला है, उसका नाम है विक्ट्री टू पाकिस्तान। वो विक्ट्री जो ये इसकी बात हो रही है 6 से 10 मई की जो शॉर्ट वॉर हुई है पाकिस्तान की, इस विक्ट्री की 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये विक्ट्री जो है ना, ये पहले तो मिलिट्री की विक्ट्री है। आपको पता है पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो किया है, सारी दुनिया में उस पर एनालिसिस, कमेंट्री, बल्कि स्ट्रेटजीज बदल गई हैं इसकी जो है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एसपीडी, ISI, मतलब इंटायर मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, मैं सबका नाम नहीं लेता, उसमें सब शामिल है। उसके अलावा नॉट जस्ट द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, द नेशन यूनाइटेड, ये आप समझें, जो 1965 में स्पिरिट थी वो अब 2025 में स्पिरिट आई है वापस पाकिस्तान के, तो उससे भी ज्यादा। एक दूसरा, पाकिस्तान का मीडिया इज गैल्वनाइज्ड। पहले कहते थे इंडियन मीडिया आ गया, वो तो इमेच्योर, फ्रॉड, डिसीटफुल, झूठा, बेईमान नजर आ गया। सारी दुनिया को पाकिस्तान की मीडिया की रिस्पेक्ट हो गई, इसकी क्रेडिबिलिटी हो गई। ISPR की क्रेडिबिलिटी है, ISPR कोई बात करता है सारी दुनिया सुनती है उसको, द होल वर्ल्ड। और उसके अलावा पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान की ख्वातीन, मतलब आई एम सेइंग ऑल स्ट्राटा ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखें जो सेलिब्रेशन हुई हैं इस्लामिक कंट्रीज में हुई हैं, एंड नॉट ओनली मुस्लिम पीपल, इवन अदर्स। बिकॉज देखिए भारत का जोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, साइज, इकोनॉमी, वो कहते थे उनकी GDP पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ी है। वो इंडियन मीडिया कहता था पाकिस्तान कुछ 2 था। अभी सिचुएशन ये हुई है कि न्यूक्लियर डेटरेंस तो पहले की थी, ये 1998 से आपने शुरू कर दी थी 28 मई 1998 न्यूक्लियर ब्लास्ट करके। और वो जो दुनिया को पता था कि पाकिस्तान इंडिया में न्यूक्लियर बैलेंस है, अगरचे टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान वाज एंड इज अहेड ऑफ इंडिया इन द न्यूक्लियर फील्ड में। न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लियर में मिसाइल्स हैं, एरोडायनेमिक है, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है, वॉरेंट्स के अलावा, मतलब कमांड कंट्रोल है, SPD है, यू हैव अ कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड द SPD, ठीक है, ये चलाता है सबको। लेकिन इस जंग में जो साबित हुआ, ये जो 4 दिन की जंग थी, कि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल यानी रवायती फौज में भी उससे बराबरी हासिल कर ली, बल्कि उसका नुकसान किया। हमने रवायती फौज में भी ब्रिगेडियर साहब बराबरी हासिल की थी। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कहा कि दोबारा गलती भी कर सकते हैं। आरिफ नवाज साहब, बात यही हो रही है कि भारत
क्या अब दोबारा उस तरह की गलती करेगा? नादिर मीर साहब ने बिल्कुल वाजे किया कि बिल्कुल गलती कर सकता है, डेस्परेटिव है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो जाएगी। ये जो भड़के आजकल उनके प्राइम मिनिस्टर मार रहे हैं, हारिस साहब आप क्या समझते हैं, ये दोबारा गलती का इशारा दे रही है? देखें, बात यह है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी बुखलाहट का शिकार है, इसके मुंह पे थप्पड़ लगे हैं, इसका मुंह काला हुआ है, दुनिया में इसकी जग रसाई हुई है, हजीमत हुई है। अपने कौम को ये क्या बताए कि मुझे मार पड़ी है, पाकिस्तान ने मेरे घुटने टेक दिए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूर चल रहा है, हम पानी की वाटर टेररिज्म करेंगे, हम पानी रोक देंगे, हम ऑपरेशन करेंगे, तैयारी में देखें, दे कैन गो टू एनी लेवल। लेकिन बात यह है, फ़ेज़ 2 जो हमने कॉन्टीजेंसी 2 तैयार की हुई है, बिलीव मी, जो अभी हमने इनके साथ किया है ना, इससे 10 गुना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा इसको और 10 गुना ज़्यादा मिलिट्री लॉस होगा। ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सेकंड ये बात है कि न्यूक्लियर पावर का जो डिटरेंस होता है ना, वो एक अपनी जगह पर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2001 में जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो उस वक्त पूरी फोर्सेस हमारी बिल्कुल बॉर्डर पे थी, माइन डिले कर दी थी, इट वाज ऑलमोस्ट रेडी फॉर वॉर। जनरल मुशर्रफ ने राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि एक बड़ी, ये उस वक्त नाश्ता कर रहा था, उसको मैसेज ये दिया कि मिस्टर राजीव, हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क है और मुसलमान 55 से 57 मुल्क हैं। अगर लड़ाई करोगे हिंदुस्तान नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन मुसलमान 55 मुल्क रह जाएंगे। इसके हाथ से कांटा गिर गया था, नेक्स्ट डी एस्केलेशन हो गई थी। दिस इज़ द फैक्ट यू हैव। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, इंडिया को पता है पाकिस्तान की मिलिट्री पावर, कन्वेंशनल पावर और हमारी स्ट्रेटेजिक डिफरेंस जो है, ये सिर्फ गिदड़ बक्कियाँ करेगा ज़रूर, जहाँ करेगा इससे ज़्यादा मार खाएगा। आई होप आपको पता है कि नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू हैव J-35C, which is 6th generation aircraft. 6th generation aircraft। इंडिया को नींद उड़ी हुई है, इनको समझ नहीं आना हमारे साथ क्या होगा। देन प्लीज रिमेंबर, इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज़ नॉट मशीन। अभी तो ब्रिगेडियर साहब J-10C और जो हमारे पास JF-17 थंडर है, उन्हीं की मार वो नहीं भूला है, तो आगे कहाँ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? और उसके बाद हमारी जो पायलट्स की ट्रेनिंग, ऑनेस्टली देखें बात ये, इट इज़ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। देन उसके साथ उनके साथ अपना जज्बा ईमानी, देन उसके साथ उनकी एक्सरसाइजेज, उनको अपना कंट्रोल और लीडरशिप के ट्रस्ट के साथ जज्बा शहादत, इट इज़ द फोर्स मल्टीप्लायर। इससे इतनी ताकत आती है, बिलीव मी, हैव सीन इन द वॉर, नादर मस्ट हैव सीन, ही इज़ ऑल्सो ब्रिगेडियर माशाल्लाह। तो इतना जज्बा होता है उस वक्त। कोई और जब नारे तकबीर लगाते हैं ना, अल्लाह अकबर, यू फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट थिंक शहादत और यू गो एंड अचीव योर टारगेट। ये तो आप बता रहे हैं हारिस साहब, हमें देखते हुए जिस तरह से लग रहा होता है, जो जज्बा हम फील कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल नाकाबिले बयान है। मसूद अहमद खान साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, आज जिस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ये दिन है कि जिसको बार बार सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, और अब आगे ज़्यादा जो हिम्मत है उसके साथ होता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा हालात रहे हैं उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है कि अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो फिर क्या होता, हम कहाँ होते, क्या हम आज़ाद होते, हमारी सोच, हमारे अफकार क्या यहाँ होते। सबसे पहले बताएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। और हमने सबसे ये सवाल किया अपने पैनलिस्ट में कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो उस वक्त वो कहाँ थे, तो आप कहाँ थे? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि पहले तो मैं ये बताऊं कि जब मैं उस वक़्त कोयटा ही में पोस्टेड था और मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरी यूनिट वहाँ पे थी, और जब ये धमाके हो रहे थे। और सेकेंडली बात ये है कि देखें कि आज का दिन जो है 28 मई का दिन, एक हम कह सकते हैं कि एक नेशनल प्राइड का दिन है, सेलिब्रेशंस का दिन है, एक हिस्टोरिकल अटैचमेंट का दिन है, जिस दिन पाकिस्तान एक 7th न्यूक्लियर पावर बना और फर्स्ट मुस्लिम पावर बना। और इसके साथ साथ देखें कि वी रिस्टोर द स्ट्रेटजिक बैलेंस जो साउथ एशिया में था, वो हमने बैलेंस को रिस्टोर किया और पाकिस्तान के दिफा को हमने इनविंसिबल बनाया है और पूरी दुनिया में एक मैसेज गया। और जिससे देखें कि ये जो इंडिया ने 5 धमाके किए थे पोखरान में, और वो 11 और 13 मई को किए थे, हमने 6 धमाके किए, 28 मई को 5 किए और छठा
खारान के डेजर्ट में किया तो 6 धमाके थे और पाकिस्तान ने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ थी और न्यूक्लियर फील्ड में वो भी हमने इस्टेब्लिश किया और दुनिया के सामने एक मजबूत मुल्क के तौर पे उभर के सामने आया। और सेकेंडली देखें कि यौम तकबीर की जो कंक्लूजन था, जो बुनियाद मरसूस में हमने दिखाया कि वो काबिलियत जो साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने हासिल की थी 28 मई 98 को, वो 10 मई 2025 को हमारे अफवाज पाकिस्तान ने उसको ग्राउंड में डिलीवर करके दिखाया। और यही वो एक डेटरेंस था जो इस्टेब्लिश हुआ और पाकिस्तान ने न सिर्फ कन्वेंशनली हमने अपना आप को साबित करके दिखाया कि हम एक फ़ोर्स हैं और जिस तरीके से हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, चाहे हमारी एयर फोर्स थी वो दे डोमिनेटेड द एयर सुपीरियरिटी अपनी शो की। इसके बाद जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस थे लाइन ऑफ कंट्रोल में इट वाज फेनोमिनल सक्सेस जो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए हैं, उनकी पोस्टें निकल गई हैं, बहुत सारे कुछ वहाँ पे कुछ हो चुका है। और इसके बाद देखें कि हमारे जो फतेह 1 और फतेह 2 जो रॉकेट सिस्टम यूज़ हुए हैं, देखें हमने तो हमारे पास तो एक सीरीज़ है 1 to 4 हैं, लेकिन हमने 1 to 2 यूज़ किए हैं। और इसमें ये भी कैपेबिलिटी थी कि साइमल्टेनियसली 8 रॉकेट्स लॉन्च हो सकते हैं, 8 डिफरेंट टारगेट्स थे। सो कल्मिनेशन जो हुई है देखें यौम तकबीर से लेके बुनियाद मरसूस ये कंटिन्यूटी रही है। और हमने ये साबित कर दिया दुनिया को कि जब हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी करता है, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान अपनी बका के खातिर किसी हद तक जा सकता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शाम साहब, हम आपसे कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, बड़ा दिन है, अहम दिन है, एटमी असासों की बात हो रही है। पाकिस्तान आज के दिन नाकाबिल तस्खीर बना था। हमने कभी भी जो हमारी जिम्मेदारी है इससे हम भागे नहीं हैं। कितना जो हमारे असासे हैं, अमन की ज़मानत हमने साबित किया इन 27 वर्षों में। भारत की तरह जैसे वहाँ यूरेनियम बाज़ारों में बिकती है, कम अज़ कम ऐसी गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान की जानिब से कभी नहीं दिखाई गई है। कितना फ़र्क है ये, हमने कभी शोखियाँ नहीं मारी, कभी भड़कियाँ नहीं मारी इन असासों को लेकर, जिस तरह भारत आज तक करता आ रहा है। देखिए जवाद, हमेशा हम कहते हैं कि हर बात की एक टाइमिंग होती है और अल्लाह ने किया कि ये टाइमिंग हमारी जो 10 तारीख को हुआ है, ये बहुत से हवालों से हमें इतनी बड़ी फेवर कर गया है कि अल्लाह की तरफ से हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है। अभी देखिए इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया और वेस्ट भी उसका शिकार हुआ। ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो सेफ़ हैंड्स में नहीं है, यानी यहाँ तक कहा गया एक ज़माने में, आपको याद होगा कि जी ये अपना तालिबान जो है ये इस्लामाबाद के पहाड़ों के उस तरफ रह गए, अभी आ जाएंगे इस्लामाबाद में और आके तो पाकिस्तान के एटमी असासे अपने हाथों में ले लेंगे। इस हद तक प्रोपेगेंडा किया गया। फिर आपने देखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये मिथ टूटा और फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा कि जितना सेफ़ पाकिस्तान का प्रोग्राम है शायद किसी का नहीं, जितने बहुत ज़्यादा जिसकी प्रोटेक्शन है और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं शायद दुनिया में कहीं ना हो। फिर इसी तरह हमने देखा स्टेट डिपार्टमेंट को देखें और बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज और डिफेंस के अदारे जो हैं, स्वीडन का अदारा देख लें, इंग्लैंड का देख लें, और यही डिफेंस का एक अदारा उनका ऑस्ट्रेलिया का, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी असासे बहुत महफूज हाथों में हैं और बड़ा डिसिप्लिन तरीके से इनको मूव कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान को इसकी नाकामी और ये जो आज हम देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सपोज करनी है। एक बात मैं कहूँगा मारूख, देखें ये जवाब जो अभी ब्रिगेड साहब ने भी बात की कि हमने जिस तरीके से मारा, देखें J-10C और इस तरह ML-15 जो उनके अपना ड्रोन थे चाइना के, और फिर इसके बाद फतेह 1 फतेह 2 हमने उन्हें जो काम करके दिखाया। हिंदुस्तान का आप देख लें राफेल के नाकामी और हिंदुस्तान को जो मिले हुए थे ड्रोन इसराइल की तरफ से, आपने देखा कि 1 by 1 किस तरीके से पाकिस्तान को मार गिराया। 2-4 जगहों पे गए भी हैं तो कितना नुकसान हुआ सारी दुनिया को पता है। तो वो कहा जा रहा है कि जहाँ शर्मिंदगी फ्रांस के लिए भी है वहाँ इसराइल के भी लिए है कि जी उनके ड्रोन तो चले ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से दुनिया ने सब कुछ देखा। अभी हम बात कर रहे थे कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे मामले का कि जिस तरीके से हम सारी दुनिया में आप देख लें, शशि थरूर साहब डेलीगेशन लेके गए हुए हैं वहाँ पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। बाय द वे मुझे एक बात याद आ रही है कि शशि थरूर साहब वही हैं, आपने देखा कि कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ने इनकी अप्रूवल नहीं दी, राहुल गांधी ने मारूख इनकी अप्रूवल नहीं दी और इनको आप बीजेपी ने अपना चीफ मुकर्रर करके हेड ऑफ़ द डेलीगेशन को भेज दिया। अब इत्तलात हैं, जो खबर है मेरे पास वो ये है, सफारती ज़राए से जो पता चल रहा है कि इन पे शशि थरूर पे एक मुकदमा है अपनी बीवी के कत्ल का,
ये 7-8 बरस हो गए हैं और मुकदमा चल रहा है, और इत्तलात ये आ रही हैं कि मोदी ने उनको कहा है कि तुम डेलीगेशन को लीड करो, हम ये तुम्हारा मुकदमा ख़त्म करवा देंगे। अब देखें कितना बड़ा फ़र्क है। आज लोगों को बात समझ आ रही है कि शशि थरूर कैसे हो सकता है कि कांग्रेस में रहते हुए और उसकी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उसको अलाउ ना करे, नॉमिनेट ना करे। और आज भी राहुल गांधी जो है ना वो इस बात पे इतराज़ कर रहे हैं कि हमसे पूछे बगैर इनका नाम दिया गया। तो ज़ाहिर है अब क्योंकि ज़ात का मसला आ गया है, एक मुकदमा उनके चलाओ, सब दुनिया को पता है बीवी का मुकदमा मर्डर का चल रहा है उन पर, और हुकूमत ने कहा है कि जी जाएँ ये काम करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बहुत से हवालों से इस वक्त जो हिंदुस्तान बैकफुट पे है, जितने बुरे तरीके से मोदी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ना लोग कह रहे हैं कि वही वो जिसको कहते हैं कि नाजीज़म की जो प्ले बुक है वो ये बिल्कुल बता रही है, उसके मुताबिक वो बिहेव करते चला जा रहा है, जिस तरह कह रहा है, धमकी दे रहा है। मेरा ख्याल है इतनी बाजारी ज़ुबान तो कोई शख्स भी इस्तेमाल नहीं करेगा। कौन इसको स्टेटमेंट मानेगा, कौन लीडर मानेगा इस बंदे को? तो मेरा ख्याल है अपने लिए मसाइब मुश्किलात पैदा करने दुनिया ने, सारी दुनिया ने देख लिया है। और फिर आज यौम तकबीर के हवाले से तो आज सारी दुनिया में एक और बात भी हो रही है। सारी दुनिया मैं देख रहा हूँ कि जितने आप बाहर के मारूफ अखबारात देखें, हमें जितना इग्नोर किया जाता था आज हम बहुत रेलेवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी तौर पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, अस्करी हवालों से देखें, आप साइबर वॉरफेयर के हवाले से देखें, ऑपरेशन हमारी स्ट्रेटजी देखें, तो सारी दुनिया इस बात को मान रही है। और सबसे अहम बात है कि एक ज़िम्मेदार कौम के तौर पे जिस तरह आज बिहेव कर रहे हैं तो दुनिया इसको आज मान रही है। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में हमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। और हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा कि जी कभी फैटफ में ले जाएं इनको, अभी फिर कोशिश कर रहे हैं फैटफ में दोबारा ले जाने की। IMF की आप देख रहे हैं 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त मिलनी थी उसको रुकवाने के लिए बहुत उन्होंने कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कुछ नहीं हुआ। अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई प्रोविजन ही नहीं है, जो आप उनकी जो कहा जाता है कि जी 11 उनकी जो शिक है उसकी अपना मायदे की, उसको इन्वोक करके उन्होंने किया। उसने कहा कि कोई प्रोविजन ही यूनिलैटरली आप पानी बंद नहीं कर सकते। अब वो धमकी दे रहा है कि लेके जनाब से हम अपना शहरों में लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहली तो बात है कि वो कहते हैं सलाहियत ही नहीं। दूसरी है कि पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि जहाँ से मामला ख़राब हुआ था, ये उन्होंने कहा था कि जी हम पानी बंद करेंगे और नहीं देंगे। पाकिस्तान के दरियाओं पे जो उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है उसको दुनिया ने देखा। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से हिंदुस्तान बहुत बैकफुट पे है। आज देख लें जयशंकर साहब जो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते थे कि मुझसे बड़ा कोई सारी दुनिया में डिप्लोमेट ही नहीं है, आज देख ले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दुनिया को अपने मुल्क के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं जी मुझे इजाफी सिक्योरिटी दी जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए। तो मेरा ख्याल है दुनिया सवाल कर रही है, यशवंत सिन्हा भी सवाल कर रहे हैं, बाकी लोग भी सवाल कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं, मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इतनी आइसोलेशन तो पार्टी लेवल पे, ज़ाती लेवल पे किसी की नहीं हुई। ये सारी झुंझलाहट ख़त्म करने के लिए, अपनी पेशेमानी ख़त्म करने के लिए ये दावे देता है कि जी आप रोटी खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी गोली खाओगे। बिल्कुल, लेकिन ये जो सारा नारा लगाया गया इसको किस तरह से पाकिस्तान के आवाज़ किया वो भी हमने देखा है। अच्छा, उस वक्त की जो हुकूमत की पोजीशन, बड़ी अहम पोजीशन रखने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो सेनेटर भी थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार उस वक्त अदा किया था और साथ ही साथ उन्होंने कुछ बोलियों से हम गुफ्तगू भी की है। ज़रा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप सबको आज यौम तकबीर की बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो सुनहरा दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और हमारा जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया और किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देखे या वो काम करे जो उन्होंने 1971 में किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। और हालिया जो हिंदुस्तान के साथ जहारियत का जवाब दिया, उसके जवाब की कामयाबी में हमारा न्यूक्लियर फैक्टर भी है कि हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं हुई कि कोई जंग करे पाकिस्तान के साथ। उनको मालूम है कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे याद है 11 मई 1998 मैं वज़ीर इत्तलात था, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और हम अलमाती कज़ाकिस्तान में थे। एक कॉन्फ्रेंस थी ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ख़त्म हुई थी सरबराही कॉन्फ्रेंस और वापसी का प्लान था दोपहर को। तो दिन को फिर हम चले गए। मियाँ साहब को शौक़ है चहलकदमी का, जैसा मरी हिल्स हैं उसी तरह अलमाती की पहाड़ी भी हैं और उधर मुझे भी शौक़ है ट्रेल का, हाइकिंग का, वॉकिंग का। तो हम सैर सपाटे कर रहे थे, मैसेज आने शुरू हो गया MS की तरफ से वायरलेस में, इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ज़रूरी बात करनी है। लेकिन चूँकि उस वक़्त
सेल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो हमने कहा ठीक है देख लेंगे, 2-3 घंटे की बात है, वैसे भी शाम को वापस जाना है। तो जब नीचे उतरे तो पता चला कि हिंदुस्तान ने धमाके कर लिए। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं पहला शख्स था जिसने मियाँ साहब को मशवरा दिया। उन्होंने पूछा मुशाह साहब की ख्याल है। मैं कहा मियाँ साहब ये तो बड़ा सुनहरी मौका दे दिया है हिंदुस्तान ने हमें, इट्स नाउ और नेवर। मियाँ साहब कड़ाके कर दो, गो फॉर इट, जवाब कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैं मीटिंग बुलाता हूँ। उधर से कॉल कर दी उन्होंने, DCC की मीटिंग, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और फिर वापसी में आके वो 11 को हो गई थी। 16 मई को मुझे याद है उन्होंने बुलाया साइंटिस्ट को, डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर समर मुबारक महमूद, डॉक्टर अशफाक अहमद साहब को, कि जनाब तैयारी कर लें, कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10-12 दिन चाहिए क्योंकि वो तैयारी वारी करनी है, सारा कुछ है। तो 16 मई को इंस्ट्रक्शंस चले गए थे साइंटिस्ट को, और 28 मई को मुझे याद है कि मुझे कहा कि प्लान बना लें कैसे अनाउंसमेंट करनी है। चूँकि मैं चीफ स्पोक्समैन था, मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था, तो मैंने प्लान पूरा बना लिया कि जब धमाके होंगे कैसे अनाउंसमेंट करेंगे। और जो ही हुए तो मियाँ साहब ने मुझे ग्रीन पे फ़ोन किया, मुझे याद है दोपहर का वक्त था, कि मुशाह साहब मुबारक हो, हमने धमाके कर लिए हैं, जवाबी कार्रवाई कर ली है, कामयाब हुए हैं टेस्ट करने। मुझे वैसे बता दूँ कि रात को नींद नहीं आई थी, मुझे बड़ा फ़िक्र था कि पता नहीं क्या बनेगा, कामयाब होते हैं टेस्ट करनी। तो ये बहुत तारीख़ी बात है। इसका पस मंज़र भी बताना ज़रूरी है। 5 लोगों का बड़ा कलीदी किरदार है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत बनने का। प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने इनिशिएट किया ये प्रोग्राम 1974 में, डॉक्टर AQ खान जो बाहर से आए और उन्होंने अपनी खदमात सर अंजाम दी, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो 1977 से लेकर 1988 तक रहे और वो पूरा प्रोग्राम कायम रखा, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब, और उनका बड़ा कलीदी किरदार था, वो हेड रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम के 1976 से लेकर 1993 तक। और फाइनली मियाँ साहब चूँकि वो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने फ़ैसला किया, और ये मैं बताता चलूँ कि ये फ़ैसला किसी के दबाव पर नहीं था, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई फ़ौज ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 सर्विस चीफ्स थे, एक ने कहा कि सर आप फ़ैसला करें, ये आपका फ़ैसला है, एक ने मुखालफत की, एक ने हमायत की। ये उस वक्त थे तीनों सर्विस चीफ्स का उनके जो राय। 2 बातें मैं एक और बताता चलूँ, तारीख़ी बात। एक तो है कि जब भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई 3 आला दर्जे के सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स की। ग़ुलाम इसाक़ खान साहब उसके सरबराह थे, AGN काजी साहब उसके मेंबर थे, और आगा शाही साहब उसके मेंबर थे। ग़ुलाम इसाक़ खान साहब सेक्रेटरी जनरल डिफेंस थे, AGN काजी साहब सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस थे, और आगा शाही साहब लाया उनके, लुक हियर मिस्टर आगा शाही, यू आर एंटरिंग द वैली ऑफ डेथ, आप मौत की वादी में दाखिल हो रहे हैं, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे न्यूक्लियर बम बनाने की। तो आगा शाही साहब ने कहते मैंने आगे अपनी एनकें ठीक की और मैंने पाइप शुरू की, मुस्कुरा के कहा एक्सेलेंसी वी कैन नॉट मेक अ बाइसिकल, हाउ कैन वी मेक अ बॉम्ब। तो जब उन्होंने रिपोर्ट बैक किया जनरल ज़ियाउल हक साहब को कि ये अमेरिकन कह रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दी जनरल ज़ियाउल हक ने, एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, और मैं ख़ुद दिलेराना फ़ैसला। उन्होंने डॉक्टर अशफाक साहब को कहा आप जाके देखें वो जगह जहां हम न्यूक्लियर धमाका करेंगे। तो अक्टूबर 1979 में फ़ैसला हो गया था चागी का, वो डॉक्टर अशफाक अहमद टीम लेके गए, उन्होंने सेलेक्ट की जगह कि ये मौजूद जगह है, और 19 साल के बाद उसी मुकाम पर फ़ैसला हुआ। तो ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये विज़न है, और ये सलाहियत है पाकिस्तान के क़यादत की, पाकिस्तान के साइंटिस्ट की, पाकिस्तान के टेक्नीशियंस की, पाकिस्तान के एटमी माहिरीन की। अगर आप में जान हो, क़ुव्वत हो, तो आप इतना बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, बोल से बता रहे थे क्या मामला थे। बहुत बड़ा ओहदा है और उस वक्त ये अनाउंस करना बहुत बड़े एजाज़ की बात थी यकीनी तौर पे, और क्या कुछ होता रहा इस हवाले से उन्होंने बोल के ज़रिए अपने नाजरीन को आगाह किया। सर पहले भी जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी आज ही के दिन के हवाले से, कहिएगा ये जो सफारती महाज है, अब जो हालिया कशीदगी रही है पाक भारत, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग हुआ है बल्कि उसको पूरी दुनिया ने मानना भी शुरू किया है। आप क्या समझ रहे हैं कि सफारती महाज पर पाकिस्तान कितना मजबूत ताकत उभर कर सामने आया है, और आगे आने वाले दिनों में इसका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल में जिस तरीके से मैं तो कहता हूँ कि इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है कि मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली जो उनका स्टेचर था दैट हैज़ बीन कोलैप्स।
और एक तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरनली भी उनका जो इंटरनल कैपिटल है, जो मासिस है, वो भी अभी अगेंस्ट हो गए हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए कोई किसी ने इस दफ़ा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारा जो स्टैंड था जो उसको उन्होंने बाई किया। जब हमने ऑफ़र किया कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम तैयार हैं, तो वो एक्सेप्ट कर गए इंटरनेशनल कम्युनिटी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा आजकल एक बात चल रही है कि हाइपेनाइजेशन ऑफ US पॉलिसी की हाइफेनेट कर गए हैं पाकिस्तान को विद इंडिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे वो अमेरिका है या यूनाइटेड स्टेट्स है या वेस्ट है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक कुव्वत के तौर पे ख़ित्ते में उभरा है और जियो पोलिटिकली भी इसकी इम्पोर्टेंस हो गई है और इसकी रेलेवेंस पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया है। 10 मई को जब हमने अपने मिलिट्री पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया, पॉलिटिकली भी हमने देखे, वी फॉलोड ऑल द यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल्स जो थे फॉलो किया। हम एग्रेसर नहीं थे, हम डिफेंस पे थे, लेकिन आर्टिकल 51 के तहत हमें ये हमारे पास ये ऑप्शन थे कि हमने रीपोस्ट लॉन्च करना, अकॉर्डिंगली हमने किया और एक इसकी तारीख बन गई है। लेकिन जो अभी भी हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, देखें कि इंटरनेशनली जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम वो डोजियर्स भी इनके यकीनन पास होंगे। जब इंडियन टेररिज्म जो पाकिस्तान में रिसेंट पास्ट में हुई है और जो हमारे पास शवाहिद उनके मौजूद हैं, तो यकीनन जब ये वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अपना केस को ये वहाँ पे पेश करेंगे। और मुझे लगता है कि उनको यकीनन एक चीज़ उनके जहन में होनी चाहिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब रिसेंटली कल उन्होंने गुजरात में जाके वहाँ पे जिस तरह के स्टेटमेंट्स दी है और जहाँ पे उन्होंने बात की है पाकिस्तान को एड्रेस करके और जहाँ पे उन्होंने कहा गोली तैयार है, तो मेरे ख्याल में देखें कि ये किसी मैच्योर पॉलिटिशियन से और एक हेड ऑफ स्टेट से जो किसी बड़े मुल्क का 1 अरब 40 करोड़ मुल्क आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से ऐसी बात कहना, ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम ए गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड के जो डॉन होते हैं वो ऐसी बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए फिल्मों में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी इस तरह के स्टेटमेंट दे के वो भी अपनी खोदी है। बस तो ब्रिगेडियर साहब के डॉन का अंजाम हमेशा ही इबरतनाक होता है, इस बार भी इबरतनाक ही होगा इंशाल्लाह। एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो ये कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, चूँकि यौम तकबीर के हवाले से बात हो रही है, जो हमारा एटमी प्रोग्राम है, जब शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर, और उन्होंने एक उनसे बयान मंसूब किया जाता है, उन्होंने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। नाक़दीन ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया था उस वक्त उनके इस स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन हमें अभी 10 मई को बड़ी अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो गया कि कितना राइट और सही डिसीजन था उनका ये। जी हाँ, मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर हम बैकग्राउंड ज़रूर हमें देखना चाहिए। देखें 1974 में 18 मई 1974 को इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा, दैट वाज द कोड नेम, जब उन्होंने पहले एटॉमिक धमाके किए इसी पोखरान राजस्थान में, और नाम भी रखा स्माइलिंग बुद्धा, एक पीस का मैसेज देना चाह रहे थे। बट दैट वाज द मैसेज, उस पे पाकिस्तान में अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई थी। सो क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो इन्होंने इसी वक्त उस वक्त कहा था कि वी विल ईट ग्रास, वी विल इवन गो हंग्री, बट वी विल मेक बम ऑफ आवर ओन। तो उधर से बातचीत, जिस तरह अभी मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा, किस तरीके से डेवलप हुआ और पाकिस्तान ने लाके फिर देखें उन्होंने हमें मौका दिया, फिर 98 में हमने किया। और पाकिस्तान आज भी देखें कि जिस तरह एक दुनिया में 7वां भी है, और एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा, वो एक्नॉलेज करती हैं और पाकिस्तान को वो ग्रेड करते हैं। बिल्कुल ऐसी पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रही है। क़ता कलामी की माज़रत चाहेंगे, मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, बाकी तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद थे ट्रांसमिशन के अंदर, और यौम हवाले से बात कर रहे थे। यौम तकबीर आज मनाया जा रहा है, पाकिस्तान भर में तकरीब मनाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम ये दिन मनाते रहेंगे और दुश्मन के दिल पर छुरियां चलाते रहेंगे। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।